बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। ठीक है, यानी कि बच्चों वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आप वर्ण और भाषा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये आपका उन दोनों अध्यायों के आगे वाला ही अध्याय है। ठीक है ना? तो उन दोनों अध्यायों को भी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसका अभ्यास करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, हमने पिछली कक्षा में वर्ण पढ़ा था, है ना, कि हम जब भी भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, वर्णों के एक सार्थक समूह को, मतलब जब हम वर्णों को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं तो उनसे बनने वाला एक समूह, जिससे जिससे बच्चों क्या मिलता है, एक उसका एक अर्थ होता है। ठीक है ना? तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, मनुष्यों ने प्रत्येक वस्तु के लिए एक शब्द बना लिया है। प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों देखिए, हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो आपके लिए शब्द ही नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं और चित्रों में देखिए कुछ नाम भी लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए, तो ये किसका चित्र है बच्चों? ये है एक दुकान का चित्र है। ठीक है, ये क्या है, नीचे देखिए क्या लिखा है, ये है जिराफ। ठीक है, क्या है, जिराफ। और ये क्या है, ये है बच्चों रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो दुकान, जिराफ और रेलगाड़ी शब्द है क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। बच्चों समझ पा रहे हैं कि जिस शब्द का कोई अर्थ होता है वही आपका शब्द होता है। ठीक है, देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक का अर्थ होता है अर्थ प्रकट करने वाला। ठीक है ना? देखिए, शब्द को विभिन्न आधारों में बांटा गया है। चलिए देखिए, आप तो पहला है जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को बांटा है। ठीक है, दूसरा है बच्चों प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है बच्चों बनावट के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, तो आइए बच्चों, अब हम के एक एक ये जो हमने जिन आधारों पर शब्दों को बांटा है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द और घ विदेशज शब्द। ठीक है बच्चों, दूसरा है, देखिए, आइए अब एक एक करके काम करते हैं। इन सभी जो है चारों भेदों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं बच्चों क तत्सम शब्द। ठीक है, देखिए, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि देखिए बच्चों, सर्प, नेत्र, ग्राम, सूर्य, कार्य आदि। तो देखिए बच्चों, ये वो शब्द हैं जो कि संस्कृत में भी ऐसे ही हैं और हिंदी में भी ऐसे ही, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा बच्चों तद्भव शब्द। ठीक है, देखिए, ख संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि रात, ये हिंदी में है लेकिन इसको संस्कृत में हम कहते हैं रात्रि। इसी प्रकार बच्चों, सूरज हिंदी में है लेकिन इसको हम संस्कृत में सूर्य कहते हैं। सांप हिंदी में है लेकिन इसका संस्कृत में है सर्प। ठीक है, गांव ग्राम कहते हैं संस्कृत में, लेकिन गांव है हिंदी में। दूध जो है हिंदी में लेकिन संस्कृत में है दुग्ध। ठीक है ना? चलिए, अब देखो बच्चों, कुछ शब्दों के तत्सम और तद्भव शब्द जो है रूप उनके नीचे दिए गए हैं। आइए अब इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द मयूर। ठीक है, तो इसका तद्भव बनेगा, वो होगा बच्चों मोर। ठीक है, सत्य का हो जाएगा सच, पाद का हो जाएगा पांव, आम्र का हो जाएगा आम, अश्रु का हो जाएगा आंसू, नेत्र आंख, स्वर्ण को सोना कहते हैं हिंदी में, चंद्र चांद होता है, दंत दांत होता है। ठीक है, सर्प को सांप कहते हैं, हस्त को हाथ कहते हैं और अग्नि को आग कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब देखते हैं बच्चों ग देशज शब्द। ठीक है, देखिए, देश के विभिन्न भागों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि खिड़की, पगड़ी, जूता, लोटा, झाड़ू आदि। तो देखिए बच्चों, ये वो शब्द जो कि हमारे आम है ना, जो कि हमारे आम भाषा में बोले जाने वाले कुछ शब्द जो कि हमने हिंदी भाषा में ले लिया है। ठीक है ना? इन्हीं को हम कहते हैं देशज शब्द। देखिए बच्चों, अब घ विदेशज शब्द। ठीक है, देखिए, हिंदी में विदेशी भाषाओं के भी अनेक शब्दों आ गए हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने कई अन्य भाषाओं से, मतलब कई बाहर विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हमारे यहाँ पे ले लिए, उन्हीं शब्दों को विदेशी या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेशन, डॉक्टर, पुलिस, स्कूल, मशीन, पेंसिल आदि। ठीक है ना? चलिए
अब करते हैं बच्चों इसका दूसरा आधार। तो ये है बच्चों प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। देखिए आप, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों एक होता है आपका क विकारी शब्द और दूसरा बच्चों ख अविकारी शब्द। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इनको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों क है विकारी शब्द। देखिए, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, 4 प्रकार के शब्द हैं जो कि आपके विकारी शब्द हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, खा देखिए अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। बच्चों समझ आ रहा है कि ऐसे शब्द जो कि अपरिवर्तनीय हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये हैं आपके 4 प्रकार के शब्द। आइए अब देखिए बच्चों तीसरा, ये है बनावट के आधार पर उसका वर्गीकरण। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों का है रूढ़ शब्द, ख है यौगिक शब्द और ग है इसका योग रूढ़ शब्द। तो ये देखिए बच्चों अब एक एक करके इनका भी वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर देखिए, तो बच्चों क है रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए जिन शब्दों के टुकड़े ना किए जा सके या जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घर, मोर, गीता, रोटी आदि। तो देखिए बच्चों अगर आप इन्हें तोड़ते हैं इन शब्दों को तो इनका ये जो अलग अलग वर्ण जो बनेगा इनका कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, ख देखिए अब बच्चों यौगिक शब्द। ठीक है, देखिए जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बच्चों जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यौगिक, यौगिक यानी कि बच्चों जोड़ना। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी किससे बना है? रेल जमा गाड़ी से। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पुस्तकालय, तो पुस्तकालय किससे बना है? पुस्तक जमा आलय से। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों ग, तो ये है आपका योग रूढ़ शब्द। देखिए जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दश जमा आनंद, इसका अर्थ क्या हुआ? दशानन। और बच्चों दशानन क्या है? एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है बच्चों 10 मुखों वाला। और 10 मुखों वाला कौन होता है? तो ये है बच्चों रावण। रावण के ही तो थे बच्चों 10 मुख, है ना। तो कभी भी अगर आपसे दशानन बोला जाए इसका मतलब समझ लेना कि वो रावण की बात कर रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए बच्चों नील जमा कंठ, यानी कि नीलकंठ यानी कि नीले कंठ वाला। तो हम क्या होता है बच्चों? तो वो होते हैं शिव जी, है ना। शिव जी का ही तो कंठ नीला होता है ना। चलिए अब देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं वाक्य। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह जब हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए जैसे कि चांद रात में आता है, किसान खेत जोतता है। तो देखिए बच्चों ये जो शब्द है हमने शब्दों को एक सही क्रम में लगाया है, यही जो क्रम है जब ये सही अर्थ प्रकट करता है तो इसी को हम कहते हैं वाक्य। ठीक है ना, देखिए ऊपर के वाक्यों को हम किसी और तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप, जैसे कि हमने लिखा रात आता है चांद में। ठीक है, दूसरा खेत है जोतता किसान। तो देखिए ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, बोलने में कुछ अटपटे लग रहे हैं। ठीक है, सही नहीं लग रहे। अब देखिए क्या ये वाक्य है? नहीं, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का सही क्रम में नहीं रखा गया। तो बच्चे समझ आ गया, जहां पर शब्दों को सही क्रम में ना रखा जाए, जिनका अर्थ सही ना बने, उसी को हम कहते हैं वो आपके वाक्य नहीं होते। ठीक है, चलिए अब देखिए शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिए तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो देखिए बच्चों वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब उसके 2 अंग हैं। देखिए एक है बच्चों उद्देश्य और दूसरा है बच्चों विधेय। ठीक है, इसके हैं 2 अंग। पहला बच्चों उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए तो बच्चों उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि विनय हंस रहा है। ठीक है, विनय क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो देखिए इस वाक्य में विनय उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में विनय के बारे में ही बात की जा रही है। तो बच्चों समझ आ गया कि जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका उद्देश्य होता है। दूसरा देखिए बच्चों विधेय। तो देखिए उद्देश्य के बारे में वाक्य जो भी कहा जाता है, ठीक है, जो भी कहता है ना वाक्य में, उसी को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विनय हंस रहा है, इस वाक्य में हंस रहा है विधेय। ठीक है, समझ आया बच्चों? हंस रहा है से पता चलता है कि उद्देश्य जो विनय है के बारे में बताया जा रहा है ना बच्चों, कि विनय यहाँ पे क्या कर रहा है? हंस रहा है।
तो बच्चों विनय के बारे में आज जो बात हो रही है वही आपका क्या होता है, विधेय। ठीक है, देखिए अब आते हैं बच्चों उद्देश्य की पहचान। आइए अब इसे करते हैं। ठीक है, देखिए उद्देश्य की पहचान के लिए कौन या किसने लगाकर पूछने प्रश्न पूछे। ठीक है, चलिए देखिए अब जो उत्तर आएगा वह वाक्य का उद्देश्य है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए अविनाश चित्र बनाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए प्रश्न कि कौन चित्र बनाता है, तो आप उत्तर में कहेंगे इसका अविनाश, है ना। तो यही क्या है, इसका उद्देश्य है। अगला, किसने फल खाया, कौशल ने फल खाया। तो देखिए बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसने फल खाया, तो आप इसका उत्तर देंगे कि कौशल ने। ठीक है, तो यही क्या है, इसका उद्देश्य है, कौन, कौशल। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं तथा उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिखाया गया है। तो आइए बच्चों हम वाक्य पढ़ते हैं, उद्देश्य देखते हैं और विधेय भी देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला बच्चों प्रदीप का भाई डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है, प्रदीप का भाई। ठीक है, क्योंकि प्रदीप के भाई के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, देखिए डॉक्टर है, तो ये है इसका विधेय। ठीक है, अब देखिए अगला है बच्चों हर्षिता गीत गा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर्षिता जो है वो उद्देश्य है और गीत गा रही है ये उसका विधेय है। ठीक है, अगला हमारा विद्यालय शहर से दूर है। तो देखिए हमारा विद्यालय ये इसका उद्देश्य है और शहर से दूर है ये इसका विधेय है। ठीक है, अगला निशांत ने भिखारी को रोटी दी। ठीक है, तो देखिए निशांत ने ये क्या है, इसका उद्देश्य, और जो भिखारी को रोटी दी ये क्या है, इसका विधेय। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। तो देखिए तुम्हारे पिताजी ये है इसका उद्देश्य और कहाँ रहते हैं ये इसका है विधेय। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए। ठीक है, उद्देश्य वाक्य में कभी अकेले आता है तो कभी कभी इसकी विशेषता बताने वाले अन्य शब्द भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि उद्देश्य क्या, विधेय क्या है। ठीक है ना, चलिए आइए अब हम आगे करते हैं। तो ये है बच्चों वाक्य के प्रकार। ठीक है, देखिए तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला बच्चों विधानवाचक वाक्य, दूसरा बच्चों निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा बच्चों संकेतवाचक वाक्य, पांचवा बच्चों संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां बच्चों आज्ञावाचक वाक्य और आठवां बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हम एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। तो पहला बच्चों विधानवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए इन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की बात सामान्य रूप से कही जाती है। ठीक है, जैसे कि प्रतीक खाना खा रहा है, धरती के चारों ओर वायु का घेरा है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सामान्य सी बात है। ठीक है, इसीलिए यह है आपका विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखिए अब है निषेधवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों से क्रिया के नहीं करने या नहीं होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाऊंगी, काजल विद्यालय नहीं जाती है। ठीक है ना, तो इसमें दोनों में ही निषेध है। ठीक है, अब देखिए तीसरा बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों समझ आ रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वही है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए तुम घर कब जाओगे, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अगला शहर यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों चौथा ये संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि यदि तुम तेज चलते तो समय से विद्यालय पहुंच जाते। तो देख रहे बच्चों इसमें दो वाक्य हैं, दो क्रिया हैं जो कि एक दूसरे पर क्या है, आधारित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब देखिए अगर तुम ना आते तो मेरी मदद कौन करता। तो देखिए बच्चों ये भी इसमें दो क्रियाएं हैं, आते और करता, ये दोनों देखिए एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए पांचवा यह संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए इन वाक्यों में काम के होने के बारे में संदेह का बोध होता है। जैसे कि बच्चों देखिए शायद आज शाम तक वर्षा हो। तो देखिए बच्चों इसमें शायद बोला गया है, यानी कि यहाँ पे संदेह हो रहा है। ठीक है, अगला अब तक मीरा घर पहुंच चुकी होगी, उसको पक्का नहीं पता पर शायद। ठीक है, इसीलिए ये भी क्या है आपका संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए छठा इच्छावाचक वाक्य। देखिए इन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। जैसे कि बच्चों ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे। तो देखिए यहाँ पे क्या की जा रही है, कामना की जा रही है। ठीक है ना, फिर तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ठीक है ना, तो ये दोनों ही क्या आपके इच्छावाचक वाक्य हैं। सातवां देखिए आज्ञावाचक वाक्य। देखिए तो इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या अनुरोध का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि एक गिलास पानी ले आओ, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुरोध हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपके आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए आठवां फिर है बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, देखिए इन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे कि राम राम, यहाँ रहना भी पाप है। ठीक है, फिर आगे है ओह बड़े दुख की बात है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों ही आपके विस्मय है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए अब ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। ठीक है, देखिए
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला, शब्दों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। ठीक है, तीसरा देखिए फिर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, देखिए अब बच्चों वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन से? एक होता है बच्चों उद्देश्य और दूसरा है बच्चों विधेय। ठीक है, अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर और विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे वाक्य के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा और अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इनको पूर्ण करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।